नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। रुख करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। यूक्रेन से चल रही जंग के बीच रूस ने चीन से सैन्य सहायता मांगी और वही मीडिया रिपोर्ट्स में एक वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारी की ओर से ये दावा किया गया है कि रूस ने सैन्य के अलावा ड्रोन की भी मदद चीन से मांगी। और वहीं आपको बता दें कि यूक्रेन पर हमले के बाद से ही अमेरिका और यूरोप में उसके सहयोगी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए थे और रूस को स्विफ्ट वित्तीय प्रणाली से अलग करने के अलावा उसके प्रमुख बैंकों पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। और वहीं वाशिंगटन में चीनी दूतावास के प्रवक्ता लियू पेंगुंग ने कहा कि रूस के मदद मांगने को लेकर उन्हें कोई जानकारी नहीं है और उन्होंने इस संबंध में कुछ नहीं सुना और उन्हें इस बात की भी कोई जानकारी नहीं है कि चीन रूस की मदद करने को तैयार हो सकता है या फिर नहीं। हालांकि पेंगुइन ने यूक्रेन में मौजूदा स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की और कहा कि चीन ने यूक्रेन को मानवीय सहायता प्रदान करना जारी रखा है और आगे भी जारी रखेगा। और वहीं पेंगुइन ने आगे कहा कि फिलहाल हमारी उच्च प्राथमिकता तनावपूर्ण स्थिति को बढ़ाने से रोकने की और चीन संयम बरतने के साथ बड़े पैमाने पर होने वाले मानवीय संकट को रोकने के पक्ष में और इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेके सुलिवन और विदेश विभाग के कई अधिकारी, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और वहीं विदेश मामलों के आयोग के कार्यालय के निदेशक यांग जीची से रोम में सोमवार को मुलाकात करेंगे और ये सभी यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध के क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करने वाले हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रूसी हमले तेज हो गए और रूस ने कीव को हर तरफ से घेर लिया और कीव में अब कुछ भी होने की पूरी संभावना है। और वहीं रविवार को रूस ने नाटो सदस्य पोलैंड से सटे यूक्रेन की पश्चिमी सीमा पर एक सैन्य प्रशिक्षण अड्डे पर मिसाइल दागी जिसमें करीब 35 लोगों की मौत हो गई। और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि अब कुछ ही समय की बात है और रूस जल्द ही नाटो सदस्य के क्षेत्र पर हमला करेगा। और वहीं जेलेंस्की ने एक वीडियो संबोधन में कहा कि मैं दोहराता हूं कि अगर आप हमारे आसमान को बंद नहीं करते हैं तो ये केवल कुछ समय की बात है जब रूसी मिसाइलें आपके क्षेत्र में, नाटो क्षेत्र पर और नाटो नागरिकों के घरों पर गिरेंगी। और नाटो के सदस्य पोलैंड से लगे सीमा मार्ग से करीब 25 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित इस विशाल सैन्य प्रशिक्षण क्षेत्र पर 30 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई और इसका उपयोग यूक्रेन के सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए किया जाता था। और वहीं पोलैंड यूक्रेन के लिए पश्चिमी सैन्य सहायता का पारगमन मार्ग है और यह हमला विदेशी हथियारों की खेप को निशाना बनाने की रूस की धमकी के बाद किया गया। वहीं संयुक्त राष्ट्र के अनुसार रूस के 2 हफ्ते से भी अधिक समय के हमले में कम से कम 596 आम नागरिक मारे गए और वैसे इस वैश्विक निकाय के अनुसार सही आंकड़ा और ज्यादा हो सकता है। और वहीं लवीव के गवर्नर मैक्सिम कोजिस्टिक्स ने कहा कि रविवार को कि दागी गई ज्यादातर मिसाइल मार गिरा दी गई थी क्योंकि वायु सुरक्षा प्रणाली ने काम किया और उन्होंने कहा कि इस हमले में 35 लोग मारे गए और 134 लोग घायल हो गए। यूक्रेन पर रूस के हमले जारी और रूस हमलों में तेजी भी कर रहा है और अब जानकारी मिली है कि रूस अब तक यूक्रेन के 7 अस्पतालों को पूरी तरह से तबाह कर चुका है। और वहीं कीव इंडिपेंडेंट ने यूक्रेनी स्वास्थ्य मंत्री पीटर लियास्को से के हवाले से रिपोर्ट किया कि रूसी सेना ने 7 अस्पतालों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और वहीं अतिरिक्त 104 अस्पतालों को नुकसान भी पहुंचाया गया। और वहीं मॉस्को के सैनिकों ने 6 चिकित्सा कर्मियों को भी मार डाला जबकि युद्ध की शुरुआत के बाद से 12 अन्य चिकित्सा कर्मी गंभीर रूप से घायल हैं। और रूस ने नाटो सदस्य पोलैंड से सटे यूक्रेन की पश्चिमी सीमा पर प्रशिक्षण अड्डे पर मिसाइलें दागी जिसमें करीब 35 लोगों की मौत हो गई और जबकि 134 लोग घायल हो गए। और वहीं यूक्रेन के अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी कि नाटो के सदस्य पोलैंड से लगे सीमा मार्ग से करीब 25 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित विशाल सैन्य प्रशिक्षण क्षेत्र पर 30 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई और इसका उपयोग यूक्रेन के सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए किया जाता था। और वहीं अमेरिका और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन देशों के होते हुए पोलैंड यूक्रेन के लिए पश्चिमी सैन्य सहायता का पारगमन मार्ग है और यह हमला विदेशी हथियारों की खेप को निशाने बनाने का था।
और वहीं रूस की धमकी के बाद ये किया गया है। और वहीं आपको बता दें कि मिसाइलें ज्यादातर मार गिराई गई थी क्योंकि वायु रक्षा प्रणाली ने काम किया, और उन्होंने कहा कि इस हमले में करीब 35 लोग मारे गए और करीब 134 लोग घायल हुए। अब वहीं बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे योगी आदित्यनाथ दिल्ली में। और कल योगी आदित्यनाथ ने पूरे दिन बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात और बातचीत की, और आज दूसरे दिन भी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। और आज योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेंगे। और वहीं सूत्रों की माने तो दिल्ली में अगली सरकार के कैबिनेट की पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। और लखनऊ विजय के बाद दिल्ली में आलाकमान के साथ मंथन का दौर चल रहा है, और अगले 5 साल तक सरकार चलाने का रोड मैप बनाने के लिए बड़े बड़े नेताओं के साथ योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में मीटिंग जारी है। और दिल्ली प्रवास के दूसरे दिन भी योगी आदित्यनाथ कई बड़े नेताओं और मंत्रियों से मुलाकात करने वाले। और इनके अलावा योगी आदित्यनाथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से भी मिलेंगे। और योगी की बैठकों के इस दौर के बीच प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल भी आज लखनऊ से दिल्ली पहुंचने वाले। वहीं माना यह भी जा रहा है कि स्वतंत्र देव सिंह इस बार डिप्टी सीएम की रेस में, और कौन डिप्टी सीएम और कौन सीएम का सिपलासाहर बनेगा, यही सब तय करने के लिए योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर है। और कल का दिन और भी बड़ा था जब योगी ने शानदार जीत के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचकर बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात और योगी 2.0 की नीतियों पर बात की। और योगी ने पीएम मोदी से करीब पौने 2 घंटे तक बातचीत की, और उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में आने का औपचारिक न्योता भी दिया गया। और वहीं सूत्रों के मुताबिक लखनऊ में योगी के दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण की तारीख तय हो गई है। और वहीं शपथ ग्रहण के बाद योगी सरकार पर बड़े जनादेश के साथ आई बड़ी उम्मीदों को पूरा करने की भी चुनौती होगी। और इसलिए यह भी माना जा रहा है कि आलाकमान के साथ मुलाकात में योगी ने चुनाव प्रचार में किए गए अहम वादे और मुद्दों पर भी चर्चा की। मसलन आवारा पशुओं की समस्या, किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, या फिर होली दिवाली पर गरीबों को मुफ्त सिलेंडर देना जैसे वादे शामिल है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है, जिसमें विपक्षी सरकार को बढ़ती बेरोजगारी, कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर में कटौती और युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों की निकासी समेत कई मामलों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है। और वहीं बजटीय प्रस्तावों के लिए संसद की मंजूरी लेना और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश करना सरकार के एजेंडे में शीर्ष पर होंगे। और वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश करेंगे, और सदन में इस पर दोपहर के भोजन के बाद की कार्रवाई के दौरान चर्चा भी की जा सकती है। और वहीं सरकार ने संविधान आदेश विधेयक को भी लोकसभा में विचार किए जाने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है। वो बजट सत्र के पहले चरण में 29 जनवरी से 11 फरवरी तक 2 अलग अलग पालियों में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई संचालित की गई थी। बहरहाल इस बार कोविड-19 संबंधी हालत में काफी सुधार आने के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई 11 बजे से साथ साथ चलेगी, और संसद के सत्र का दूसरा चरण ऐसे समय शुरू होगा जब कुछ ही दिन पहले यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की। और इससे पहले बजट सत्र का पहला चरण संसद के सेंट्रल हॉल में लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से 29 जनवरी को शुरू हुआ था, जिसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। और वहीं पंजाब फतह करने के बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली में और ज्यादा एक्टिव हो गई है, और आम आदमी पार्टी आज सुबह 11 बजे दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय का घेराव करेगी। और वहीं आम आदमी पार्टी के मुताबिक चुनाव आयोग को डरा धमकाकर दिल्ली नगर निगम चुनाव को टाला जा रहा है, और पार्टी की मांग है कि एमसीडी चुनाव जल्द कराया जाए। और दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब 2013 में पहली बार आप सरकार बनी थी और 49 दिनों बाद गिर गई थी, उस समय भी एमसीडी पर काबिज बीजेपी चुनाव नहीं करा रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों प्रदर्शन किए और पुलिस के डंडे खाए दिल्ली वालों के घर घर गए और पूरी दिल्ली को एकजुट किया, तब एमसीडी चुनाव कराया गया था।
और आपने कहा कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव कराना है और बीजेपी जो कर रही है उसके खिलाफ पार्टी के सभी कार्यकर्ता और दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी मुख्यालय पर इकट्ठा होंगे और वहां से बीजेपी मुख्यालय जाकर उनका घेराव करेंगे। और वहीं पार्टी के कार्यकर्ता एक बड़ी लड़ाई की रूपरेखा तैयार करेंगे और पार्टी की एक ही मांग है कि बीजेपी चुनाव कराए। इसका फैसला दिल्ली वालों पर छोड़ा जाए कि दिल्ली के लोग ही फैसला करेंगे चुनाव होंगे या नहीं। और वहीं गोवा विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को ही आ चुके हैं और वहीं 40 में से 20 सीटें जीतकर बीजेपी गोवा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन सरकार बनाने में अंदरूनी खींचतानी नजर आ रही। और वहीं ऐसा नहीं है कि उसके पास समर्थन नहीं है और राज्य में 40 में से 20 सीटें बीजेपी को मिली है और वहीं उन्हें 3 निर्दलीय पार्टी का भी समर्थन हासिल है और इसके अलावा उन्हें 2 एमजीपी विधायकों का समर्थन हासिल है। उसके अलावा आपको बता दें कि राज्य में 16 मार्च की विधानसभा का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है और लेकिन अब तक सीएम के नाम का ऐलान नहीं हुआ और सामने आई तो पार्टी के अंदरूनी कलह। और वहीं दरअसल शनिवार को बीजेपी की ही विधायक विश्वजीत राणे अचानक राज्यपाल से मिलने पहुंचे और विश्वजीत राणे की पत्नी दिव्या राणे जो बीजेपी में ही है और परवेम विधानसभा सीट से जीती है, दिव्या ने रविवार को गोवा के मराठी भाषी अखबार में बताया कि जिसमें से प्रमोद सावंत का चेहरा ही गायब है और उस पोस्टर में लिखा है कि गोवा के इतिहास में ऐसा कभी नहीं और गोवा राज्य की स्थापना से लेकर अब तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई उम्मीदवार किसी भी पार्टी का 13,983 वोटों के अंतर से जीत दर्ज करे। और वहीं परवेम से बीजेपी उम्मीदवार दिव्या विश्वजीत राणे ने ये कीर्तिमान हासिल किया और महिला शक्ति का उदय भी हुआ। और वहीं सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक विश्वजीत राणे सीएम बनने की इच्छा पार्टी नेताओं के सामने पहले ही भी रख चुके और 2019 में भी जब मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद गोवा में नया मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था तब विश्वजीत राणे ने अपनी दावेदारी पेश की थी और बाद में विश्वजीत को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। और विश्वजीत के पिता प्रताप सिंह राणे कांग्रेस के कदावर नेता हैं और 9 बार लगातार विधायक भी रह चुके हैं और 3 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन इस चुनाव में राणे और उनकी पत्नी दिव्या बहुत अधिक अंतर से जीत हासिल की है। और वहीं अब सवाल है कि क्या केंद्रीय नेतृत्व भी उलझन में है, क्या सिर्फ तारीख को लेकर सस्पेंस है, क्या सिर्फ समर्थन लेने पर फैसला नहीं हुआ या गोवा में सीएम बदलने की आहट है। पाकिस्तान में बढ़ते सियासी पारे के बीच इमरान खान की हालत पलटी होती गई है और ना महंगाई पर कुछ कर पा रहे हैं और ना ही दुनिया से आंखें मिला पा रहे, बस दे रहे हैं तो कागजी बयान जिनका मजाक बनाया जा रहा है। पाकिस्तान का विपक्ष सड़क पर है और मुद्दा महंगाई का है, लेकिन इमरान के पास ना तो विपक्ष की बातों का जवाब है और ना ही महंगाई के मुद्दे का। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने पर विपक्ष को निशाने पर लेते हुए इमरान खान ने रविवार को कहा कि वो आलू टमाटर की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए राजनीति में नहीं आए। इमरान खान के इस बयान से ही पाकिस्तान में महंगाई की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है और यहाँ हालत ये हो गए हैं कि दूध 150 रुपये लीटर बिक रहा है और 1 दर्जन अंडे की कीमत करीब 141 रुपये है। और वहीं पाकिस्तान में महंगाई की हालत क्या है ये भी हम आपको बता दें कि पाकिस्तान का विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि अगर महंगाई को काबू में नहीं कर सकते तो भला सत्ता में क्यों बैठे हो इमरान। और वहीं इमरान घर में ऐसे घिरे हैं कि विपक्ष से लेकर सेना तक सब कोस रहे। और वही कहावत है कि बंदर के हाथ में उस्तरा होगा तो किसी की खैर नहीं, कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। और ऐसे में इमरान के पास एक ही बहाना है कि भारत, और ये नाम उनकी जुबान से छूटता ही नहीं और यूक्रेन संकट का जिक्र आए तो मुंह से भारत निकलता है।